तो दोस्तों एक बार एक आदमी की $6 मिलियन की लॉटरी लगती है, जो कि इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 50 करोड़ हो जाएंगे। अब जैसे ही उसके पास इतने पैसे आते हैं तो उसके रिलेटिव्स उससे उधार मांगने आ जाते हैं, जिन्हें वो मना करके भेज देता है। इससे उसके रिश्तेदार काफी नाखुश होते हैं और उसके ऊपर एक जानलेवा हमले की कोशिश कर देते हैं, जिससे वो कैसे भी बच जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल से वापस आता है तो उसकी बीवी उसे डाइवोर्स दे देती है और उसकी वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके चली जाती है। उसके बाद वो एक और शादी करता है, लेकिन वो भी उसे कुछ टाइम बाद डाइवोर्स देके चली जाती है। इन सब के कारण वो काफी डिप्रेस्ड रहने लगता है और इसी बीच वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई बिजनेसेस स्टार्ट करता है, लेकिन वो सब फेल हो जाते हैं क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए और उसके पास बिजनेस रन करने की जीरो नॉलेज थी। फिर काफी लॉस हो जाने के बाद वो अपने बचे हुए पैसे बैंक में सेविंग और एफडी में जमा कर देता है और वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं। दोस्तों आखिर में जब उस इंसान की डेथ होती है तो उसके ऊपर $1 मिलियन का कर्ज होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर आप अपने 20s में हैं और अभी आपको आइडिया नहीं है कि आगे आने वाले सालों में आप अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यूएबल नॉलेज मिले तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही और फाइनेंशियल वीडियोज़ देख सकें। तो दोस्तों इस स्टोरी में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपके पास चाहे कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन अगर आप उसे किस तरह यूटिलाइज करना है ताकि आगे आने वाले सालों में भी आपके पास पैसे आते रहें। ये नहीं आता तो वो पैसे भी आपके पास से चले जाएंगे और आपकी कंडीशन दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अमन, राजेश और विकी, ये 3 दोस्त जिनकी एज अभी 20 साल है, ये डिसाइड करते हैं कि तीनों अगले 30 साल के बाद अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लेंगे। ये तीनों दोस्त एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अगले 30 साल तक हम हर मंथ 10,000 रुपये अपने फ्यूचर के लिए सेव करेंगे। अब दोस्तों ये तीनों दोस्त एक ही साथ जॉब करते थे, लेकिन तीनों की मेंटेलिटी पैसों को लेकर अलग अलग थी। अमन जो कि एक ऐसी फैमिली से है जहाँ इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट को आज भी खतरे की नज़र से देखते हैं, और क्योंकि फैमिली का हिस्सा होने की वजह से अमन के दिमाग में भी सेम थॉट प्रोसेस थी। उसके डैड उसे सलाह देते हैं कि उसे अपने पैसे बैंक में एफडी कराने चाहिए और उसका बड़ा भाई सलाह देता है कि उसे अपने पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करने चाहिए। तो अमन दोनों की बात मान के 5,000 रुपये एफडी में और 5,000 रुपये गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ राजेश जो कि एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी, वो अपने आसपास के लोगों से जिन्हें थोड़ी फाइनेंशियल नॉलेज थी उनसे बात करता है और आखिर में डिसाइड करता है कि वो अपने पैसे 2 जगह इन्वेस्ट करेगा। एक जगह जो कि बैंक में एफडी है जैसे कि अमन ने कराई थी, और दूसरी जगह एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए। दोस्तों जो इनका तीसरा दोस्त था विकी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर थोड़ा सीरियस था और उसके मन में था कि मुझे अपने आप को नेक्स्ट 30 ईयर्स में फाइनेंशियली फ्री कर लेना है। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ बुक्स रीड करता है और साथ ही साथ वो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों की बायोग्राफी भी रीड करता है। इन सभी चीज़ों के बीच उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता चलता है, तो डिसाइड करता है कि वो अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसने अपनी स्टडी के दौरान ये देखा कि कोई भी अमीर आदमी अपने पैसों को म्यूचुअल फंड्स या किसी फैंसी पॉलिसी में इन्वेस्ट नहीं करता। इसलिए वो अपने पैसों को इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है और साथ ही साथ अपने स्टॉक मार्केट की नॉलेज को भी बढ़ाता रहता है। अब दोस्तों ये तीनों दोस्त दोबारा एक साथ मिलते हैं जब विकी इन्हें अपने घर किसी पार्टी में इन्वाइट करता है। जब अमन और राजेश विकी के घर जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि विकी एक बहुत ही बढ़िया और आलीशान घर में रहता था। उसके पास 2 गाड़ियां हैं, वो भी एकदम लग्जरी, और विकी इस उम्र में भी काफी फिट नजर आ रहा था, जबकि उसके बाकी 2 दोस्त आज भी वैसी ही जिंदगी जी रहे थे। तो इसका रीजन ये है कि अमन ने जो हर मंथ अपने पैसे बैंक में एफडी कराए थे वो 30 साल में ग्रो होकर 57 लाख के करीब हो गए, और बाकी के 5,000 जो उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे वो 68 लाख के आसपास हो गए। क्योंकि इंडिया में पिछले 20 साल का गोल्ड का रिटर्न अराउंड 8% ही है, तो ये टोटल अराउंड 1.25 करोड़ हो गए। अब दोस्तों ये पैसे सुनने में ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन पिछले 30 साल में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुआ होगा। इंडिया में पिछले 10 साल का इन्फ्लेशन रेट 6% के अराउंड है, तो इस हिसाब से अमन के 1.25 करोड़ रुपीस की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से 21 लाख रुपए के करीब हो गई। इतने कम पैसों में वो रिटायर तो क्या, अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ राजेश जिसने अपने पैसे 2 जगह इन्वेस्ट किए थे, जिसमें से जो उसने हर मंथ 5,000 की सेविंग बैंक में एफडी कराई थी उसका अमाउंट अब 57 लाख के करीब हो गया था, और दूसरी तरफ जो पैसे उसने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए थे जिसमें अराउंड
12% का इंटरेस्ट मिला। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न 13 to 14% के आसपास रहता है, लेकिन इसमें 1% का एक्सपेंस रेशियो हटा देते हैं जो म्यूचुअल फंड्स की कंपनी चार्ज करती है। तो 12% के हिसाब से उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 1.45 करोड़ के अराउंड हो गई और टोटल अमाउंट 2 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हो गया, जो कि देखा जाए तो इतना बुरा अमाउंट नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर उसने किसी इंडेक्स फंड्स में पैसे इन्वेस्ट किए होते तो उसे 1% का टैक्स नहीं देना पड़ता और उसका टोटल अमाउंट अराउंड 1.77 करोड़ होता। तो उस 1% की वजह से उसे 32 लाख का लॉस हो गया, जो कि म्यूचुअल फंड्स की कंपनी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उससे चार्ज कर रही थी। अब हम बात करते हैं विकी की, जिसने अपने पैसे किसी शो ऑफ वाली पॉलिसी में ना लगाकर सीधा अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और एक अच्छा पोर्टफोलियो रेडी किया। इस बीच उसने अलग अलग सोर्सेज से स्टॉक मार्केट के ऊपर रिसर्च की और अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज को इंक्रीज किया, जिससे उसने अपने पोर्टफोलियो पर 20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिया। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 12 से 15% का इंटरेस्ट तो ज़्यादातर लोगों को मिल जाता है जिन्हें स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, लेकिन 20% या उससे ज़्यादा का रिटर्न सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपनी नॉलेज को लगातार इंक्रीज करते रहते हैं और डेली न्यूज़ से अपडेटेड रहते हैं, ताकि अपने आने वाले इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग कर सकें। तो दोस्तों, विकी ने हर मंथ जो अपने 10,000 रुपये पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किए, वो नेक्स्ट 30 ईयर्स में 20% के रिटर्न से 14.4 करोड़ का अमाउंट बन जाता है। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि विकी ने किसी एक स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके अपना एक स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट किया था और हमेशा उससे रिलेटेड कुछ नया सीखता रहता था। तो दोस्तों, 14.4 करोड़ रुपीज़ को अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो ये अमाउंट ऑलमोस्ट 13 करोड़ के बराबर हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। और क्योंकि विकी ने डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था तो उसे अपने स्टॉक्स को सेल करने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में उसे 1% का डिविडेंड ईयरली मिलता रहता था, यानी उसे 13 लाख की एनुअल इनकम बिना अपने स्टॉक्स को सेल किए मिलती थी। और इन पैसों से वो अपनी सारी नीड्स पूरी करता था, जैसे कभी पैसे जमा करके एक नई कार लेना या कहीं बाहर घूमने जाना। तो दोस्तों, इस स्टोरी में अगर इन तीनों दोस्तों की कंडीशन को थोड़ा ध्यान से समझें तो हमें पता चलेगा कि विकी का इतना प्रॉफिट होने का मेन रीज़न उसकी वो फाइनेंशियल नॉलेज है जो उसने बिजनेसमैन और रिच लोगों की बायोग्राफी रीड करके या बुक्स रीड करके गेन की थी, और इसलिए उसने सेम टाइम में अपने दोस्तों के कंपैरिजन में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट की। तो अगर अब भी आपके मन में ये डाउट है कि हमें अपने पैसे स्टार्टिंग के दिनों में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो है अपनी नॉलेज इंक्रीज करने में। क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास फ्यूचर में जो पैसा आने वाला है उसे कैसे मैनेज करना है या किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों की आपको पहले से क्लैरिटी रहेगी। अगर आपने उसके बारे में एक अच्छी रिसर्च की है तो बेहतर है कि अभी से अपनी फाइनेंशियल नॉलेज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों, कंपाउंडिंग की पावर का एग्जांपल तो हम सभी ने अभी देख ही लिया, और ये हम जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और जो लोग बिना सोचे समझे अपने पैसे किसी के कहने पर या कोई फैंसी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, उनका हाल कुछ हमारे पहली स्टोरी के कैरेक्टर की तरह हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम जानेंगे कि वो कौन सी बुक्स हैं जो हमें पहले रीड करनी चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल में जानेंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।